हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी इजू राइड। दोस्तों, आज हम लोग जेई मेंस 2026 का जो पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखेंगे, और हम देखेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे गए थे और किस लेवल के क्वेश्चन थे। मीन्स मॉडरेट थे या इजी थे ना, या फिर टफ थे। तो जो मैंने देखा अभी तक तो वो मॉडरेट तो बहुत कम ही थे, इजी ज़्यादा थे और टफ़ तो बिल्कुल ही नहीं थे, एक या दो क्वेश्चन टफ थे। तो अभी हम लोग लगाएंगे, खुद आपको पता चल जाएगा। 10 to 12 क्वेश्चन होगा जैन 2026 का ना, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ऑब्वियसली। और जब रियल क्वेश्चन आएंगे हम वो भी देख लेंगे। तो रियल ही है, पीरियोडिक टेबल को उतने टफ क्वेश्चन होते नहीं है, मेमोरी करना टफ हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जो कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस भी करेंगे। हालांकि ये पूछा गया तो हम देखेंगे भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक और आयनिक। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक एटॉमिक रेडियस है, एक आयनिक रेडियस। तो जैसे इसमें देख रहे हो आप ना, दो चीज़ एटम के फॉर्म में दी हुई है और दो चीज़ आयन आयन के फॉर्म में दी हुई है। तो जो एटम है उसकी रेडियस जब निकालते हैं तो उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। जब किसी एटम पर आयन आ जाता है, मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन निकले या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो उसको आयनिक रेडियस बोलते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हो मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम 2+। ऐसे ही हो सकता है फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन माइनस ना। तो ये आयनिक हैं। तो आयनिक का आयनिक रेडियस और जो नॉर्मल एलिमेंट हैं ना, एटम्स हैं, उनका एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूलर रेडियस होता है। आगे हम लोग मतलब केमिकल बॉन्डिंग में आई गेस देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ आयनिक और एटॉमिक रेडियस इज दिस करेक्ट। तो हमें पता है ना। पहले तो हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है अगर, तो पीरियोडिक टेबल ही हमें आनी चाहिए मॉडर्न। तो इसमें देखो 18 ग्रुप हैं, 1 2 लेकर 1 2 ऐसे 3 4 5 6 लेकर ये 13 14 15 16 17 18 तक के ग्रुप हैं। तो 1 to 18 तो ग्रुप होते हैं इसमें, और 1 से 7 पीरियड है ना, 1 2 3 ऐसे ही 4 5 6 7। मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि अभी हम लोग यूज करेंगे इसको। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको 1 to 30 तक के एलिमेंट्स याद होने चाहिए ना, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीज क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं डी ब्लॉक के, जैसे क्रोमियम का हो गया। और 13 कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो ये तो हमें याद रखने हैं। ठीक है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ना, इनका एटॉमिक नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इनके जनरली कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या था, हीलियम और मैग्नीशियम से रिलेटेड था। तो पहली बात रेडियस की बात करते हैं ना। अब पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी आ गई है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो एटम्स हैं उनकी रेडियस कैसे, किस ऑर्डर में रखी गई हैं। तो जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं ना, तो लेफ़्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। कहाँ से कहाँ तक, लेफ़्ट से राइट। क्यों करती है उसका पहला एक रीज़न बता दे रहा हूँ। क्योंकि लेफ़्ट से राइट जैसे जाते हैं हम लोग, कार्बन एटॉमिक नंबर 5 6 7 8 9, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है इनका, मतलब प्रोटॉन बढ़ता है। जैसे दो का कंपेयर अगर कर लें हम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 16 और 9 19। तो ये है, तो एटॉमिक जो, ये सेल तो देखो सेल सेम ही है, सेकंड सेल में है ना सब, सेल तो सेम ही है। पर क्या बढ़ गया, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ गए। तो जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया ना, तो मतलब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो गया। और जब न्यूक्लियस का चार्ज प्लस चार्ज इंक्रीज हो गया, तो वो अब क्या करेगा,
अब न्यूक्लियस का चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इससे क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है ना। सेल तो सेम ही है और चार्ज ज़्यादा लग रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका पार्शियल साइज मतलब ये हो जाता है। इस वजह से साइज डिक्रीज करता है, क्यों, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो लेफ़्ट से राइट जाने पर क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है अभी, तो लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो से डिक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ऊपर से नीचे तो बढ़ता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे और इधर से इधर आएंगे तो साइज कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैग्नीशियम है वो बड़ा है किससे, एल्यूमिनियम से। मैग्नीशियम किससे बड़ा है, एल्युमिनियम से। तो Mg इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम, किसमें, ये एटॉमिक साइज है। अब दूसरा क्या ऑप्शन था अपना कि मैग्नीशियम 2+ क्या ग्रेटर देन है एल्युमिनियम 3+। अब ये देखना, जब ये सेम सेल की हों ना, सेम पीरियड की, तो जिस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा ही उसका साइज छोटा हो जाता है। तो चार्ज जितना केटायन का चार्ज बढ़ता है, साइज उतना ही ज़्यादा कम होता जाता है। और एनायन का चार्ज बढ़ता है तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने से क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो इनका साइज कम होगा, इसलिए मैग्नीशियम का साइज ज़्यादा होगा एल्युमिनियम से। ये वाला तो करेक्ट है ऑर्डर, पर ये वाला ऑर्डर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा किससे, एल्युमिनियम से। तो पहला गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर इन द टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, किस ऑर्डर में होता है, वो हम लोग देखते हैं। देखो जनरली पीरियोडिक टेबल मैंने दिखा दिया, जनरली क्या होता है, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, बॉटम टू और टॉप जो है ना इंक्रीज करता है, और बॉटम टू टॉप इंक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए फ्लोरीन का, पर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्यों, क्योंकि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है ना। तो मैक्सिमम किसका होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिसको भी बोलते हैं, वो किसका ज़्यादा होता है, इंथैल्पी बोलते हैं जो एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी रिलीज होती है। जैसे क्लोरीन के केस में कितनी रिलीज होती है, अप्रॉक्सीमेटली -344 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी रिलीज होती है, कब, जब क्लोरीन कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको कौन सा प्रोसेस होता है, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक की एनर्जी हम लोग डेल्टा एच कैसे लिखते हैं, माइनस में, और इंडो होती है तो प्लस में, इतनी एनर्जी निकलती है। तो ये मैक्सिमम है, ये अपने पीरियड की, सॉरी ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इंथैल्पी किसकी होती है, क्लोरीन की, ठीक है। तो हमने देख लिया लेफ़्ट टू राइट जाते हैं बढ़ती है, और बॉटम टू टॉप जाते हैं तो भी इंक्रीज होती है, बट सेकेंड पीरियड में ये कम हो जाती है। क्यों, बिकॉज ऑफ साइज। और साइज कम होने से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है, फ्लोरीन का साइज पहले से छोटा है, और ना पहले से 3-4 लोग किसी रूम में रह रहे हैं ना, बहुत सारे लोग किसी रूम में रह रहे हैं, और कोई और बंदा आकर उसमें सोचे कि मैं भी इसी में ऐड हो जाऊं, तो क्या होगा, फील इनसे रिपल्सन फील होता है ना। जैसे मान लो पहले ही एक रूम होता है जहाँ आप लोग तैयारी करते हो, वो कितना ही होता है, छोटा सा रूम होता है, सिंगल बेड या डबल बेड, और उसमें मान लो 4 लोगों को या 5 लोगों को डाल दें, तो आपको रिपल्सन फील होगा ना, कि कोई गाने सुन रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई घर पे बात कर रहा है ना। तो उसमें क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस फील करोगे। तो वैसे इसमें भी होता है कि पहले से इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और जगह कम है, वही हॉल होता तो आराम से 5 लोग रह लेते। तो वैसे ही क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन का, और जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अपने थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट से कम होती है। उसका यही रीज़न है, साइज छोटा होता है, जगह कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऐड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नहीं हो पाता मतलब उनकी हो जाता है, पर उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो कम होती है। तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर सल्फ़र की, फिर ऑक्सीजन की। तो देखो यही है ना कि मैंने बोला ना सेकेंड पीरियड। अब फ्लोरीन का यहाँ नाम नहीं आया,
नहीं तो कैसे होता, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का होता, फिर फ्लोरीन का होता है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की ज़्यादा रखा है, तो वो भी सही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, सल्फर थर्ड पीरियड का है, तो हमेशा मैंने क्या बोला, थर्ड वाले की ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये ऑर्डर सही है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन। तो पहला जो है वो फॉल्स है, सेकंड ट्रू, मतलब थर्ड वाला। ठीक है, पहले में क्या आंसर आ गया, थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं फटाफट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग ना। सेकंड क्या कह रहा, द करेक्ट ट्रेंड्स इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो मेटल्स होते हैं ना, फटाफट देखते हैं हम लोग, जो मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन आराम से हो जाता है। आयनाइजेशन होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट है, मान लो एम है कोई ना, उससे इलेक्ट्रॉन का निकलना, एम प्लस का बनना ना, ये होता है एंथैल्पी आयनाइजेशन, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाना। अब इससे जो एनर्जी इसको देनी पड़ती है, यहाँ एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब एनर्जी किस में होगी, इसमें प्लस में, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो क्या होता है ये, इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो मेटल के केस में होता है, बताओ मेटल में क्या होता है, आराम से वो प्लस बन जाता है, जैसे सोडियम है ना, पोटेशियम, सोडियम या लिथियम, ये लोग क्या है, मेटल हैं ना। सीजियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, तो इससे प्लस बनना बहुत आसान है, इसमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। और उसी जगह फ्लोरीन, ये सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है, तो फ्लोरीन इसीलिए हमेशा -1 में एग्जिस्ट करता है। तो फ्लोरीन को अगर हम कहेंगे नहीं तुम इलेक्ट्रॉन निकालो, लो मत निकालो, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। समझ गए, मेटल में कम, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, आराम से निकलता नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हमेशा जो होती है एंडोथर्मिक होती है, और सेकेंड तो और ज़्यादा एंडोथर्मिक होती है। पर जो इंथैल्पी में हम लोग अभी देख रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, उसमें क्या होता है, पहला इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है आराम से, पर जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं तो वो भी अब एक्जोथर्मिक ना होकर इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इसके लिए अब एनर्जी देनी पड़ती है। समझ गए आप लोग। तो अब हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आयनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर। तो जो मेटल होते हैं उनमें नॉर्मली बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है, तो उनकी जो इंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है ना, जो एनर्जी देनी पड़ती है। तो कह रहा है कि करेक्ट ट्रेंड बताओ। तो हाँ, पहले ऑर्डर देख लेते हैं पीरियड में। पीरियड में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, और बॉटम टू टॉप इंक्रीज करती है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किधर बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप। ठीक है, सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन रहा है, फ्लोरीन, और सबसे कम नॉन मेटेलिक कौन है, सीजियम। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट, ये पीरियोडिक टेबल जो हम लोग याद करके रखते हैं, उससे जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे देखते हैं। ठीक है, अब ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी जो देखने का तरीका ये है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहला किससे देखें, मेटल है तो कम, नॉन मेटल है ज़्यादा। अब नॉन मेटल कौन ज़्यादा है, उसका ज़्यादा होगा एंथैल्पी आयनाइजेशन, और एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और जो कम जो है नॉन मेटल होगा उसमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा है एंथैल्पी उतना कम। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड हमें तो यही मेटल है नॉन मेटल है, हम इसी से डिसाइड करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही तो डिसाइड करते हैं कोई मेटल है नॉन मेटल। कैसे, जैसे कोई S1 है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये मेटल है। अब कोई P5 है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब ये नॉन मेटल है। तो वैसे ही कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा, तो कम आयनाइजेशन एनर्जी, कौन किसको टफ लगेगा, किसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो क्या होगी, उसको ज़्यादा इंथैल्पी होगी, आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो वही देखेंगे हम लोग। तो फिर एक तो टेबल देख लिए, लेफ़्ट टू राइट, टॉप बॉटम टू टॉप। उसके बाद जो है अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर हाफ फिल्ड है कोई, जैसे P3 है ना, और P6 है, P6 तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये फुली फिल्ड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना टफ हो जाएगा ना, नॉन मेटल P ग्रुप के ही तो होते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना टफ हो जाएगा। इससे इससे थोड़ा कम ना, बट इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी
वो P2 से भी ज़्यादा होगी और P4 से भी ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? जब ऐसा एलिमेंट मिले P2, P3, P4 तो हम हमेशा P3 को ज़्यादा क्या देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो अभी कौन सा एलिमेंट लिए हम लोग, सिलिकॉन सल्फ़र, एक तरफ देख लेते हैं हम लोग लिखकर, सिलिकॉन लिए हैं, सल्फ़र लिए हैं, एल्युमिनियम लिए हैं, फास्फोरस और क्लोरीन। अब ये देखेंगे किस ग्रुप के हैं। तो क्लोरीन देखो ऐसे लिख लेते हैं ये, और ऑक्सीजन सल्फ़र और बोरान एल्युमिनियम ना, ये थर्ड, ये सेकेंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप। और क्या छोड़ दिए हम लोग, ये छोड़ दिए नाइट्रोजन फास्फोरस और ये फ्लोरीन क्लोरीन, ऐसे ग्रुप बना लिए हम लोग। तो वैसे तो आपको याद ही होगा पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सिलिकॉन सल्फर एल्युमिनियम फास्फोरस कहाँ कहाँ है, ये देखो, ये सिलिकॉन है, ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये क्लोरीन है, और क्या बचा, 5 में से एक एल्युमिनियम, ये। तो ये ग्रुप है। तो इस ग्रुप में हम लोग वैसे नॉर्मली तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। पर जब आयनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आप तो ऑक्सीजन का क्या होता है, P4 होता है, NH2NP4, ठीक है। और जब नाइट्रोजन वाले ग्रुप का देखोगे तो क्या होता है, NH2NP3, ठीक है। और जब हम लोग इसका सिलिकॉन का देखेंगे मतलब कार्बन का, तो NH2NP2। तो अब बताओ, एल्युमिनियम का तो सबसे कम होगा और क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, ये तो हमने देख लिया। बट बीच का कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो हाफ फील्ड है उसका सबसे ज़्यादा रखेंगे, मतलब फास्फोरस। उसके बाद सेम ऑर्डर चलेगा जो पीरियोडिक टेबल में चलता है, सल्फर और क्या आ गया, सिलिकॉन। तो मतलब इस सिलिकॉन के बाद क्या होना चाहिए था, फास्फोरस होना चाहिए था। पर अभी हम लोगों ने फास्फोरस को कहाँ रख दिया, सल्फर के भी आगे। तो ये करेक्ट ऑर्डर है अपना, ठीक है। तो हम ऑर्डर मैच करा लेते हैं, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर और फास्फोरस और क्लोरीन वाला, थर्ड वाला आंसर सही है, ठीक है। जिसको आता हो फटाफट आगे करते चलो। थर्ड हो गया इसका ऑप्शन है। तो देखो पहला दूसरा करने में थोड़ा समय लगा, क्यों, क्योंकि मैं आपका बिल्डअप कर रहा था कि बेस जो है कैसे हम पीरियोडिक टेबल को कनेक्ट करेंगे अपने क्वेश्चन से। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन। कंसीडर द एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और फास्फोरस। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स विद द मोस्ट एंड लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। अब मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर और बॉटम टू टॉप जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, उसका जस्ट अपोजिट टॉप टू बॉटम आने पर और राइट टू लेफ्ट जाने पर ये मेटेलिक कैरेक्टर है, ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब तो रट गया होगा आपको। अब बताओ, अब इसको देखेंगे पर कैसे, फिर वही कि अगर आपको ऐसे दिख नहीं रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक, वैसे फ्लोरीन तो दिख गई आपको सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। पर नॉन मेटेलिक देखने के लिए हम लोग सबसे लेफ़्ट वाला कौन सा ग्रुप है, सबसे लेफ़्ट वाला वैसे तो आता है नाइट्रोजन, यहाँ है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन फ्लोरीन। तो सबसे लेफ्ट में क्या है, फास्फोरस है, और सबसे राइट में क्या है, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ फ्लोरीन यहाँ क्लोरीन, क्या है, फ्लोरीन। तो मोस्ट एंड लीस्ट मेटेलिक, मोस्ट कौन सा आएगा इसमें, फास्फोरस आएगा, और लीस्ट में क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। तो बताओ मोस्ट फ्लोर, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, NH2NP3। तो जो nth वाले सेल में, लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए, 5 हो गए, 5। अब लीस्ट का देखेंगे, इसका क्या होता है, NH2NP5। तो इसका कितने हो गए, 7। तो इसका 5 और इसका 7, तो आंसर क्या आ गया, बी वाला। चलते हैं आगे। फिर देखो, अब आयनाइजेशन की फिर बात हो गई, पर सेकेंड ये मतलब अगर आपको बताऊं अभी जितने क्वेश्चन हम लोग किए हैं ये हर साल रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। एग्जैक्ट तो रिपीट नहीं होंगे, पर हाँ न्यूमेरिक चीज़ अलग होगी, बाकी या फिर एलिमेंट्स अलग दे देंगे, पर ये पूछे हर साल जाते हैं। तो ये सेकेंड आयनाइजेशन या आयनाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत पूछा जाता है। तो आयनाइजेशन आप लोगों को रट जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर और बॉटम टू टॉप जाने पर क्या बढ़ता है, आयनाइजेशन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटल में आयनाइजेशन आराम से हो जाता है, जबकि नॉन मेटल में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है करने के लिए। क्यों, क्योंकि उनकी टेंडेंसी
इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की होती है, ना कि रिमूव करने की या लीव करने की या फिर निकालने की होती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ठीक है, हम देखेंगे एक सेकेंड। तो पहले लिख लेते हैं ऑर्डर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आप भी ऐसे पेन से लिख लिया करो, तुरंत इसमें लिख लो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी इनके लास्ट सेल में, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, NH2 NP2, इसके NP3, इसके वैसे 2p3 होगा ना, N क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ये तो एलिमेंट दिया ही है, P4 और ये 2p5। अब अभी हमने बताया था फर्स्ट की हम कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। सेकंड डायरेक्ट पूछा है तो हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 2p1, इसका हो जाएगा 2p2, इसका हो जाएगा 2p3, इसका हो जाएगा 2p4। इसको भूल जाओ कि ये कोई एलिमेंट था ना, इनको भूल जाओ। अब हमारा जो नया वाला कन्फिग्रेशन आया है उसके लिए हमें देखनी है, क्योंकि ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन था। अब जब सेकंड निकालेंगे इनसे ना, इन जो एलिमेंट दिए हैं, जैसे ये कार्बन हो गया, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, और ये क्या है, ये सब +1 हो चुके हैं। अब हमें निकालना है इनसे +2 बनाना है इनको। तो बताओ, इसका निकालना आसान है, इसका भी आसान है, इसका टफ है। और ये 4 है, मैंने बताया था 2 और 4 से ज़्यादा किसका होगा, 3 का। तो ऑक्सीजन सबसे पहले आ गया, फिर फ्लोरीन उसी ऑर्डर में रख दो, नाइट्रोजन और कार्बन। तो बताओ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन का कार्बन कहाँ है, फर्स्ट वाले में। बहुत ईजी क्वेश्चन था ना। पांचवा करते हैं, इनकरेक्ट। अब ये सब भूलना मत, मैं पहले ही बताया था, क्वेश्चन करो पर ये पढ़ना मत भूलो, स्टेटमेंट करेक्ट वाला देखना है कि इनकरेक्ट वाला। स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, सॉरी है तो ऑप्शन वाला। तो पहला करते हैं, CO2 इज द मोस्ट एसिडिक। हाँ, अब देखो, नॉन मेटेलिक मेटेलिक कैरेक्टर देख लिए ना हम लोग, पीरियड में कैसे इंक्रीज कैसे डिक्रीज करते हैं, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, ये सब चीज़ें देख लिए। अब बताओ, जो मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। चूँकि हमें एसिडिक पूछा है तो हम नॉन मेटल को देखेंगे, ठीक है। और बस, और अब इन दोनों के अलावा एक होता है एम्फोटेरिक, वो किसके लिए होता है, एम्फोटेरिक, चूँकि अभी क्वेश्चन शायद इसमें है नहीं इसलिए मैं यही मेंशन कर दे रहा हूँ, होता है जिंक, बेरिलियम, जनाबे अली, सनक, पड़े, ठीक है। इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब वो बेसिक की तरह भी बिहेव करते हैं और एसिडिक की तरह। और क्यों, क्योंकि ये जो है ना मेटल में आते हैं ना नॉन मेटल में आते हैं, ठीक है। ये नॉन मेटल और मेटल के बीच होते हैं, ठीक है। दोनों कैरेक्टर, बीच नहीं मतलब दोनों कैरेक्टर शो करते हैं ये, ठीक है। एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो हमें एसिडिक पूछा तो हम एसिडिक देखेंगे, कह रहा है CO2 इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड एमंग द डाई ऑक्साइड ऑफ द ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 का पहले हम लोग एलिमेंट लिखेंगे ना। तो अभी दो चीज़ें हमने मेंशन की थी कि ये जो हैं दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। तो देखो, अभी टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो हमें नॉन मेटल चाहिए। तो नॉन मेटल कौन है, कार्बन ही सबसे ज़्यादा है, तो कार्बन के ऑक्साइड मोस्ट एसिडिक होंगे, और हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको अगर आप याद कर लिए, आपके क्वेश्चन करने का तरीका और टाइम भी कम लगेगा। कह रहा है कार्बन एग्जिबिट निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अलॉन्ग विथ +4 +2। हाँ सही है, क्यों, क्योंकि देखो अभी तो मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ पर बताऊँगा नहीं, बाद में बताऊँगा। कि कार्बन जो होता है जैसे मीथेन के साथ है ना, कार्बन मीथेन के साथ है तो ये कितना शो करता है, -4। कार्बन एथिलीन में है तो कितना शो करता है, 3 एच लगेगा। अब कार्बन कार्बन से कुछ नहीं होता है तो -3। तो हाँ, निगेटिव शो करता है +4 और +2 के साथ ना, स्टेट अलॉन्ग विद +4 +2 भी शो करता है, मतलब इसके -4 से +4 तक सारे स्टेट होते हैं ना। ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है, जनरली तो ये क्या दिखाता है, जैसे सी एफ ले लो या CO2 ले लो, CO2 में क्या हो गया, ये +4 हो गया ना, CO2 में +4 हो गया। और कार्बन की कोवेलेंसी 4 है, और ये ना बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसकी कोवेलेंसी की वजह से, इसकी 4 कोवेलेंसी है और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में पूरा कार्बन के ही तो कंपाउंड होते हैं मोस्टली। तो
तो मीथेन में जैसे दिख गया, और ये तो सही है कि माइनस निगेटिव भी देते हैं, प्लस में भी देते हैं, और उसमें +2 +4 दोनों आते हैं ना। जैसे CO हो गया +2 और CO2 हो गया +4, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवैलेंसी मोर देन 4, ये भी सही है ना। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो कौन सा अभी तक आया, ये भी सही है और ये भी सही है, तो यही गलत होगा। चौथा क्या कह रहा है, एमंग दी आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 13 इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कार्बन 13 तो नहीं, कार्बन 14 में सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव नेचर होता है। जो हम लोग लिविंग चीज़ का एज निकालते हैं, वो भी कार्बन 14 की मदद से ही निकालते हैं ना। जैसे कोई भी लिविंग चीज़ है तो वो कार्बन 14 एब्जॉर्ब करती रहती है, ठीक है। तो उसके अंदर कार्बन 14 की मात्रा आ गई, जैसे पेड़ हो गया, या फिर कोई इंसान हो गया, या कोई फॉसल्स हो गया, कोई भी जीवाश्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके अंदर कार्बन 14 आ जाता है। तो जब ये डेड हो जाती हैं, ठीक है, तो कुछ साल बाद जब हमें ये किसी की हड्डी मिल गई, तो हमें उसकी एज बतानी है, किसी भी जानवर की या इंसान की, उसकी एज बतानी है। जैसे डायनासोर की एज कैसे निकली होगी, ऐसे ही कार्बन 14 की मदद से। तो उसको कैसे निकालते हैं, और इसका डीके होता है, इसका हाफ डीके होता है 5730, इसकी हाफ लाइफ जो होती है इतने ईयर्स की होती है। मतलब इतने साल में ये 50% कार्बन 14 कम होता है, फिर उसके बाद फिर जो है इतने ही साल में और आधा होता है, ठीक है। तो जैसे हाफ होगा, फिर 25% बचेगा। तो जो हम लोग एज कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि कोई चीज़ है उसमें कितना कार्बन 14 बचा है अभी, तो उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि उसकी एज कितनी होगी, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है इसका, जो कि गलत दिया होगा, इसमें 13 दिया होगा ना। तो यही रियल आंसर अपना है, वो ऊपर वाले तो मैं वैसे ही करेक्ट करते जा रहा था जिसका स्टेटमेंट सही था, ये इनकरेक्ट वाला है। तो और भी जानकारी हम लोग देखेंगे, पर थ्योरी पार्ट में देखेंगे, यहाँ नहीं देखने वाले हम लोग, क्योंकि अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप पढ़ कर आए हो। छठा देखते हैं स्टेटमेंट, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फ्लोरीन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एनर्जी। फिर से वही बात, अब आप लोग देखना सही है कि नहीं, मैंने बता दिया सही है, क्योंकि फ्लोरीन और इसमें P3 होता है, इसमें P5 ही होता है, इसमें P4 होता है, इसमें P2 होता है, तो मुझे सही लग रहा है। ये क्या है, ठीक है, इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में भी मैंने बता दिया था। दो चीज़ें बताई थी, लेफ़्ट टू राइट जाने पर और बॉटम टू टॉप जाने पर बढ़ती है, बट सेकेंड पीरियड की कम होती है, किससे, थर्ड पीरियड से। तो इसमें शायद वही कंपैरिजन किया गया है कि, तो लिख लेते हैं हम लोग पहले कौन कौन से ग्रुप दिए हुए हैं। कार्बन का तो नहीं है, उससे ये हो गया टीपो, अच्छा ये तो एक ही ग्रुप का ही है क्या यार, मैं भी, ठीक है, तो ये ग्रुप का हो गया। तो कह रहा है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बताओ, तो ये सेकेंड पीरियड का है, इसका कम होगा किससे, सल्फर से, बाकी सबसे तो ज़्यादा होगा ना। तो नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है, पर ये स्टेटमेंट गलत दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन को सबसे कम दिखा दिया, तो जबकि ऑक्सीजन जो है केवल सल्फर से कम होगा, बाकियों से ज़्यादा। तो करेक्ट ऑर्डर आप लिख लेना। एंड पहला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड इज रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला करेक्ट, दूसरा फॉल्स, फर्स्ट वाला।